हेलो बच्चों, कैसे हैं सब। आशा करता हूँ सब ठीक होंगे। परीक्षा की तैयारी चल रही होगी। चूँकि समय बहुत कम बचा है तो अब इधर उधर टाइम वेस्ट नहीं करके पढ़ाई पर फोकस करना है। यहाँ पर हम मैथ के 30 सेलेक्टेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लाए हैं। इसमें 100% गारंटी ये नहीं कहते हैं कि यही क्वेश्चन आएगा, लेकिन ये गारंटी ज़रूर है कि इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा। तो इतने इजी वे में हम लोग पढ़ेंगे मैथ को कि मैथ का क्वेश्चन यूं छूमंतर हो जाएगा और सभी बच्चे मैथ से दिल लगा बैठेंगे। ये मेरा वादा रहा। इसके लिए बस इतना सा करना होगा कि रेगुलर प्रैक्टिस जारी रखना होगा। इस तरह के और भी वीडियो अपलोड करेंगे, इसलिए चैनल से जुड़े रहें और दोस्तों को भी शेयर करें ताकि सभी को इसका फ़ायदा ले सकें। तो बातें कम कम ज़्यादा, सिर्फ अच्छे मार्क्स का वादा, और इन्हीं वादों के साथ शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है 156 का अभाज्य गुणनखंड है। 156 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है तो 156 का अभाज्य गुणनखंड निकालने पहले 2 से इसको भागा देंगे, ये 78 आएगा। फिर 2 से भागा देंगे 39 आएगा। अगर 3 से भागा देंगे तो 13 आएगा। 156 का अभाज्य गुणनखंड हो गया 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13। इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 26 और 91 का HCF है। 26 91 का HCF निकालने के लिए 26 और 91 दोनों का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 26 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 गुने 13। 91 का हो जाएगा, ये 7 से कटेगा, 7 और 13, तो 26 का अभाज्य गुणनखंड लिख देते हैं 2 गुने 13। 91 का अभाज्य गुणनखंड आ गया 7 गुने 13। अब HCF निकालना है। HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जो फैक्टर की है 26 का और 91 का, इसमें से हाईएस्ट जो होगा और कॉमन होगा जो दोनों में मिलेगा, तो 13 है जो कि दोनों में मिल रहा है, तो 13 को हम घेर दिए। तो HCF हो जाएगा 26 और 91 का, ये हो जाएगा 13। 13 है बी ऑप्शन में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर। 6 + √2 एक संख्या है। ये 6 + √2 कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है कि पूर्ण संख्या है, या परिमेय संख्या है या प्राकृत संख्या है? तो 6 + √2 हम जानते हैं, जब रूट वाला संख्या दिया हुआ है तो ये परिमेय नहीं हो सकता है। परिमेय संख्या कहते हैं जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकें, जहाँ P और Q दोनों पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो यहाँ √2 जो है वो पूर्ण संख्या नहीं है, इसीलिए परिमेय संख्या नहीं होगा, ये हो जाएगा अपरिमेय संख्या। अगला है क्वेश्चन 4 में कि ग्राफ y बराबर px के शून्यकों की संख्या है। शून्यकों की संख्या के लिए हम जानते हैं कि ग्राफ जो दिया हुआ है वो x अक्ष को जितना बार काटता है उतना उसका शून्यक होता है। यहाँ पे जो ग्राफ मेरा दिया हुआ है ये x अक्ष को कहीं पर नहीं काट रहा है, वो y अक्ष को एक जगह काट रहा है, लेकिन x अक्ष को कहीं पे नहीं काट रहा है, तो इसमें शून्यकों की संख्या हो जाएगा इसका 0। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है कि बहुपद 4u² + 8u के शून्यक होंगे। इसका शून्यक क्या होगा ये निकालना है। तो शून्यक निकालने के लिए सबसे इजी वे में क्या करना है हमको कि 4u² + 8u जो दिया हुआ है उसके बराबर कर देंगे हम 0। अब इसमें जो कॉमन आएगा उसको हम कॉमन ले लेते हैं। 4 यहाँ पर भी है और 4 इससे भी हम कॉमन ले सकते हैं। u² है यहाँ पे u है, तो 4u हम दोनों से कॉमन ले सकते हैं। तो ये 4u को हम कॉमन ले लिए। अब 4u यहाँ से कॉमन ले लिए तो यहाँ पे सिर्फ बच जाएगा u प्लस, यहाँ पे 4 चल गया है तो यहाँ बच जाएगा 2, और ये u का चल गया कॉमन तो यहाँ पे सिर्फ 2 बचेगा बराबर 0। अब यहाँ से ये 4u × u + 2 बराबर 0 आ गया मेरा। अब ये 0 कब हो सकता है? जब या तो 4u बराबर 0 हो जाए या तो फिर u + 2 बराबर 0 हो जाए। ये 0 हो जाएगा तो भी ये पूरा मान 0 हो जाएगा। अगर u + 2 को भी हम 0 सिर्फ कर दें तो भी ये गुना होकर के इससे 0 हो जाएगा। तो जब 4u बराबर 0 अगर होगा तो इससे u बराबर निकल जाएगा 0। और दूसरा है कि जब u + 2 बराबर 0 है तो इससे u बराबर हो जाएगा +2 है वो इधर जाकर के हो जाएगा -2। तो u का 2 मान निकल गया, एक 0 और एक -2, तो यही दोनों हो जाएगा इसका शून्यक। तो एक में दिया है 0, सिर्फ 0 देख करके इसको टिक नहीं लगा देना है।
ये -2 यहाँ पे है, इसको भी नहीं -2 देख करके टिक नहीं लगाना है, क्योंकि जब ये द्विघात में दिया हुआ है तो इसका 2 शून्य निकलेगा। अरे एक होगा 0 और एक होगा -2, तो 0 और -2 ए और सी में दिया है, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ए तथा सी दोनों, ये हो जाएगा इसका सही ऑप्शन। आगे क्वेश्चन नंबर 6 में है समीकरण युग्म 3x + 4y = 10 और 2x - 2y = 2, इसका हल होगा। इसका हल क्या होगा ये निकालना है, 1 2 2 1 -1 2 -2 1। तो इसको पहले हल करके देखेंगे तभी इसका हल क्या होगा ये हम बता सकते हैं। तो इसको हल करने के लिए जो समीकरण दिया हुआ पहले हम उसको लिख लेते हैं, 3x + 4y = 10। दूसरा समीकरण है 2x - 2y = 2। ये दोनों समीकरण को लिख लिए, इसका नाम दे दिए वो समीकरण 1, इसको दे दिए समीकरण 2। अब इसमें देखते हैं यहाँ पे x कोई भी बराबर नहीं है, x वाला यहाँ पे 3 है और इसमें x का जगह पे गुना में है 2। यहाँ 4 के साथ गुना में है, y के साथ 4 है और यहाँ पे y के साथ में है -2। तो हम कोशिश करेंगे या तो x का मान दोनों में बराबर हो जाए या तो y का मान दोनों में बराबर हो जाए। तो यहाँ हम y का ही मान बराबर करते हैं और y का मान बराबर करने के लिए अगर ये समीकरण को हम 2 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4y, यहाँ भी 4y, यहाँ भी 4y। तो फिर इसको 2 से जब गुना करेंगे इसको, तो ये पूरे समीकरण ही 2 से गुना हो जाएगा। तो समीकरण 2 को 2 से गुना करके फिर से यहाँ पे लिखते हैं, एक समीकरण एक जो है वही रह जाएगा, 3x + 4y = 10, ये है समीकरण 1। और 2 को जब इसको 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 4x - 4y = 4, ये समीकरण 2। अब यहाँ पर ये 4y और यहाँ पर है भी 4y आ गया, एक प्लस में है एक माइनस में है, तो इसको हम दोनों समीकरण को अब जोड़ देंगे, यहाँ लिख देंगे जोड़ने पर। जब इसको जोड़ेंगे तो ये 4y है प्लस में और यहाँ 4y है माइनस में, ये 4y प्लस और ये 4y माइनस कट जाएगा, ये 3x और 4x जुट करके हो जाएगा 7x बराबर यहाँ पे 10 और 4 ये हो जाएगा 14, इसलिए x बराबर हो जाएगा 14 बटे ये 7, यहाँ पे गुना में इधर आकर के भागम हो जाएगा, तो इसको काटेंगे, ये 7 दूनी 14, x का मान आ गया 2। अब x का मान जो 2 है उसको समीकरण 1 या तो 2 किसी में भी रखेंगे तो उससे मेरा y का मान निकल जाएगा। समीकरण 1 में ही रखते हैं, तो समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे x का मान, तो है समीकरण 1 में है 3x, x के जगह पे हम 2 रख देते हैं, 3x + 4y = 10। अब ये 3 दूनी 6 हो जाएगा, यहाँ प्लस में इधर जाकर के माइनस में हो जाएगा, इधर सिर्फ 4y रह गया, इधर हो जाएगा 10 - 6। अब 4y बराबर है 10 में से 6 जाएगा तो यहाँ 4 बचेगा, अब y बराबर हो जाएगा 4 बटे 4, कट के हो जाएगा 1। तो x का मान आ गया 2, y का मान आ गया 1, तो 2 और 1 बी ऑप्शन में है, तो बी हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है कि c के किस मान के लिए समीकरण युग्म 6x - y = 2 तथा 6x - 2y = 4 का अनंत हल होगा। तो अनंत हल होगा, अनंत हल होने के लिए कंडीशन क्या है, अनंत हल होने के लिए हम कंडीशन जानते हैं कि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, ये है अनंत हल होने के लिए कंडीशन, अनंत हल। तो अनंत हल होने के लिए ये जो रैखिक समीकरण युग्म जो दिया हुआ है उससे हम a1 b1 c1 और a2 b2 c2 निकालेंगे। अब a1 b1 c1 निकालने के लिए पहले जो समीकरण दिया है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में ये नहीं लिखा हुआ है। रैखिक समीकरण युग्म का 2 चर वाला का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax + by + c = 0। अब यहाँ पे मेरा जो समीकरण दिया है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, तो ये दिया हुआ है cx - y = 2, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो हो जाएगा cx - y - 2 = 0, ये हो जाएगा समीकरण
1। ये 2 जो प्लस में था वो इधर चल गया तो हो गया यहाँ माइनस में। अब दूसरा समीकरण दिया हुआ है 6x माइनस 2y बराबर 4। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे इसका, तो 6x माइनस 2y, ये 4 प्लस में इधर जाके हो जाएगा माइनस में, माइनस 4 बराबर 0। ये हो गया समीकरण 2। अब इससे a1 b1 c1 निकालेंगे, इससे a2 b2 c2 निकालेंगे। तो a1 हो जाएगा x के साथ जो गुना में है वो, तो यहाँ c है तो a1 हो जाएगा c, अरे b1 हो जाएगा -1, c1 हो जाएगा -2। तो a1 बराबर हो गया 6, b1 बराबर हो जाएगा यहाँ -1 और c1 बराबर हो जाएगा -2। a2 इससे ले लेंगे, a2 बराबर 6, b2 बराबर हो जाएगा -2 और c2 बराबर हो जाएगा -4। अब अनंत हल होने के लिए कंडीशन है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। इसको हम रख देते हैं। अनंत हल होंगे जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो a1 a2 का मान रख देते हैं सबका, a1/a2 c/6, ये हो गया c/6 बराबर -1/-2 बराबर c2/c2 है -2/-4। अब हमको c का मान निकालना है। c के किस मान के लिए? तो c का मान निकालना है तो हम ये तीनों कंडीशन में से कोई भी दो को हम ले सकते हैं, ये दोनों को ले सकते हैं, या तो इसको भी ले सकते हैं। तो हम ये दोनों को ले रहे हैं यहाँ पे, c/6 इक्वल्स टू -1/-2। ये माइनस ख़त्म हो जाएगा। ये 6 से यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ करके c इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पे 6/2। इसको जब काटेंगे तो हो जाएगा 3। c का मान हो जाएगा 3। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। डी में है 3, इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। रैखिक समीकरण युग्म जिसका हल होता है कहलाता है। रैखिक समीकरण युग्म जिसका हल होता है वो क्या कहलाता है? संगत कहलाता है। जिसका हल नहीं निकलता है वो कहलाता है असंगत। तो रैखिक समीकरण युग्म जिसका हल होता है वो कहलाता है संगत। अक्सर पूछता है ये क्वेश्चन, इसलिए इसको याद रख लेना है। निम्न में से कौन द्विघात समीकरण है? यहाँ पे 4 समीकरण दिया हुआ है, चारों में से द्विघात समीकरण कौन है ये निकालना है। तो द्विघात समीकरण कहते हैं जिसमें चर का मान अधिकतम 2 होना चाहिए, 2 से ज़्यादा भी नहीं और 2 से कम भी नहीं। तो देखते हैं हम किस में चर का मान 2 होगा। इसमें जब इसको हम तोड़ेंगे, a + b का होल स्क्वायर के रूप में है, तो इसका ये का हो जाएगा, इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा a² + 2ab, 2 दूनी 4x हो जाएगा, प्लस b² यानी 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। और इधर ये है a + b × a - b, जब इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा a² - b²। b की जगह पे 2 है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। x² यहाँ भी है, x² यहाँ भी कट जाएगा, तो ये बच गया 4x + 4 बराबर -4। अब इसमें x का अधिकतम मान 2 कहीं रहा ही नहीं, x का अधिकतम मान यहाँ पे सिर्फ 1 है, तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। दूसरा हम चेक करेंगे इसको, b में दिया हुआ है x × x + 3 = x + 1। ये x इससे गुना होगा तो ये हो जाएगा x², ये हो गया x²। ये x 3 से गुना होगा तो यहाँ हो जाएगा 3x बराबर इधर है ये x + 1। अब इसको हम जब हल करेंगे तो ये हो जाएगा x², ये 3x यहाँ और 1x यहाँ पे है, ये जब इधर आएगा तो यहाँ माइनस में हो जाएगा 1x, तो ये हो जाएगा 3x - x, ये 1 प्लस में इधर आके हो जाएगा -1 बराबर 0। ये 3x में से 1x चल जाएगा तो 2x बचेगा, ये हो जाएगा x² + 2x - 1। इसमें x का अधिकतम पावर 2 यहाँ पर है, इसीलिए यही मेरा हो जाएगा द्विघात समीकरण। इसका हो जाएगा द्विघात समीकरण कौन सा है, तो ये हो जाएगा b। अगला क्वेश्चन है, यदि द्विघात समीकरण x² - kx - 10
के एक मूल माइनस 2 हो तो के का मान क्या होगा। इसमें ये अधिकतम पावर है x का 2, तो ये द्विघात समीकरण है तो इसका अधिकतम 2 मूल निकलेगा। इसमें से एक मूल दे दिया है -2। जब एक मूल दिया हुआ -2 तो दूसरा यहाँ पे के का मान क्या होगा ये निकालना है। तो जो मूल होता है वो समीकरण का हल होता है। जब एक मूल -2 दिया हुआ है इसका मतलब x का मान जब -2 रखेंगे तो ये समीकरण को सेटिस्फाइड कर जाना चाहिए। जब इसका x का ही मान है -2 तो जहाँ x है वहाँ पे रखेंगे -2 तो इससे मेरा k का मान निकल जाएगा। तो यहाँ दिया है समीकरण x² माइनस kx माइनस 10 बराबर 0। इसमें से एक मूल अल्फा मान लेते हैं कि एक मूल दिया हुआ मेरा -2, तो x का जगह पे -2 रखेंगे तो ये समीकरण मेरा सेटिस्फाइड हो जाएगा। तो जहाँ x है वहाँ पे रख देंगे -2, तो -2 का स्क्वायर माइनस k इंटू -2 माइनस 10 बराबर 0। -2 का स्क्वायर ये हो जाएगा 4 और ये माइनस गुने माइनस ये हो जाएगा यहाँ पे प्लस 2x और ये -10 का -10 बराबर 0। अब ये 2x का 2x रहने दिए, 10x है माइनस में और प्लस में है 4, तो माइनस में यहाँ बच जाएगा 6। यहाँ 10 है प्लस माइनस में 10 है और प्लस में है 4, तो 10 में से 4 खत्म करेंगे तो यहाँ माइनस में बच जाएगा 6 बराबर 0। ये 6 यहाँ माइनस में, इसको उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा प्लस में। अब इससे हमको x का मान निकालना है तो 6/2, इसको काटेंगे तो हो जाएगा x का मान आ गया 3। तो इसका मतलब k का मान यहाँ हो जाएगा 3। इसमें ये ऑप्शन डी में है दिया हुआ। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे यदि दो भिन्न और वास्तविक दोनों चीज होना चाहिए। ये कब होता है? जब b² माइनस 4ac 0 होगा, b² माइनस 4ac लेस देन 0 होगा, b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होगा, कि b² बराबर 4ac होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि मूल जो है वो वास्तविक कब होता है? जब d का मान जो है d जो है यानी कि b² माइनस 4ac जो है वो जब ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होता है तो ये होता है वास्तविक। अगर b² माइनस 4ac जो है वो जब लेस देन 0 हो जाता है तो मूल वास्तविक नहीं होता है, मूल वास्तविक नहीं होगा। अब यहाँ पर वास्तविक का तो पता चल गया कि जब b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 या तो इक्वल्स टू 0 होता है तो मूल वास्तविक होता है। लेकिन वास्तविक के साथ में यहाँ पे दिया है भिन्न भी, कि दोनों मूल जो है वो भिन्न कब होगा? भिन्न और वास्तविक दोनों। तो जब b² माइनस 4ac अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो दोनों मूल भिन्न और वास्तविक होगा। यानी कि जब b² माइनस 4ac सिर्फ ग्रेटर देन 0 तो ये हो जाएगा वास्तविक और भिन्न। मूल वास्तविक भी होगा और दोनों मूल भिन्न होगा, अलग अलग मूल निकलेगा। और जब b² माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 हो जाएगा तो मूल दोनों वास्तविक होगा और समान होगा। वास्तविक और समान मतलब दोनों मूल बराबर रहेगा जब b² माइनस 4ac 0 रहेगा। तो ये 3 कंडीशन को याद रखना है, ये 3। तो यहाँ पे मेरा था कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के दो भिन्न वास्तविक मूल कब होगा? तो भिन्न और वास्तविक कब होगा? जब b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 सी ऑप्शन में है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। आगे है क्वेश्चन नंबर 12। एक AP दिया हुआ है -3 -2 -1 0 डॉट 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 का सार व अंतर है। इसका सार व अंतर क्या होगा? सार व अंतर को हम लोग D से सूचित करते हैं। ये हो गया सार व अंतर।
सार व अंतर निकालने के लिए क्या होता है कि दूसरा पद में से पहला पद को घटाते हैं, अगला पद में से उससे पहले वाला पद को घटाते हैं, यानी कि A2 माइनस A1। तो यहाँ दूसरा पद A2 हम -2 ले रहे हैं और उसमें से माइनस करेंगे A1 पहला पद को, तो यह हो जाएगा -3। यहाँ पे ध्यान रखना है कि बहुत से लोग ऐसे करते हैं कि दूसरा पद है -2 और इसमें से जब माइनस करना है पहला पद को -3 को, तो -2 -3 कर देते हैं, उसके बाद ये हो गया -5। ये गलत है। ध्यान रखना है कि ये माइनस जो फॉर्मूला वाला है उसके लिए मेरा ये माइनस हो गया, और A1 का जो मान है वो A1 का मान -3 है, तो ये -3 यानी कि 3 में माइनस लगा करके यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे और ब्रैकेट के बाहर रहेगा फॉर्मूला वाला माइनस ये मेरा। तो ये अब हो जाएगा -2 और माइनस गुने माइनस प्लस, ये हो जाएगा 3। अब प्लस में है 3, माइनस में है 2, 3 में से 2 चल जाएगा तो हो जाएगा 1। तो इसका सार व अंतर D हो जाएगा 1। अगला क्वेश्चन है, इसमें एक AP में यदि ये -18 है, n 10 और an 0 है, तो D का मान होगा। यहाँ पर भी D निकालना है, लेकिन यहाँ पे ये दिया है, n दिया है और an दिया है, इससे हमको D का मान निकालना है। तो n जो है वो नंबर ऑफ टर्म्स होता है, कुल पदों की संख्या। तो कुल पद यहाँ पे है 10, ये होता है प्रथम पद जो कि -18 है। D होता है सार व अंतर जिसका मान हमको निकालना है, और an होता है nवां पद, तो an दिया हुआ है 0, तो an बराबर दिया हुआ है यहाँ पे 0। nवां पद को कहते हैं an, और इसका फॉर्मूला होता है an का nवां पद का a प्लस n माइनस 1 इंटू D बराबर 0 दिया हुआ है। इससे हमको D का मान निकालना है। अब A का मान दिया है -18, तो A की जगह पे रख देंगे -18, ये हो गया -18 प्लस n का मान 10 दिया हुआ है, तो 10 माइनस 1 का -1 रह जाएगा इंटू D तो हमको निकालना है बराबर 0। ये -18 इधर जाएगा तो हो जाएगा +18, तो यहाँ 10 में से जब 1 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 9, तो ये हो गया 9D बराबर ये -18 इधर जा कर के हो गया है +18। अब तो हमको D का मान निकालना है, तो 9 यहाँ पे गुना में है, इधर जाएगा तो भागम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 18/9। इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 9 दूनी 18, 2 आ गया, तो पहला ऑप्शन में है 2, ये हो जाएगा इसका सार अंतर। आगे है क्वेश्चन, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं होती है। समरूप त्रिभुज, जब दो त्रिभुज अगर समरूप है तो उसका संगत भुजा क्या होगा, इसको याद रखना है। अक्सर ये क्वेश्चन पूछता है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं बराबर नहीं है, बराबर में नहीं मान देना है, ठीक। समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं जो है वो समानुपाती होती है। संगत कौन पूछता तो बराबर होगा, लेकिन संगत भुजाएं समानुपाती होती है। इसको याद रखना है कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होती है और संगत कोण बराबर होता है। एक फिगर दिया हुआ है आकृति में, DE समांतर है BC, ये हो गया DE। DE और BC ये दोनों समांतर है, ये दिया हुआ है। तो EC का मान, E से C, इसका मान क्या होगा EC। इसको हल करने के लिए एक प्रमेय याद रखना पड़ेगा। प्रमेय 6.1 में पढ़ने का है कि किसी भी त्रिभुज में अगर एक भुजा के समांतर, कोई भी एक भुजा ले लेंगे, अगर उस भुजा के समांतर अगर एक रेखा खींचेंगे तब वो रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में बांट देती है। यहाँ पर जैसे कि BC भुजा के समांतर एक रेखा खींचा गया है DE, तो अब ये DE जो है वो AB भुजा और AC को समान अनुपात में बांट देगा, मतलब AD/DB बराबर AE/EC हो जाएगा। तो यहाँ पे चूँकि दिया हुआ है कि DE समांतर है
बी सी, ये डी और बी सी समांतर है, तो इसलिए हो जाएगा ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी, ए ई बटे ई सी, ये हो जाएगा परमेय 6.1 से। अब ए डी का मान रख देंगे, ए डी का मान है 1.5, डी बी का मान है 3, ए ई का मान है 1 और ई सी का मान हमको निकालना है, तो यहाँ पे रख देंगे ई सी। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 1.5 ई सी से जब गुना होगा तो ये हो जाएगा 1.5 ई सी, और 3 1 से होगा गुना तो हो जाएगा 3, इसलिए ई सी बराबर जो है 3, और ये 1.5 यहाँ गुना में इधर आकर हो जाएगा भागा में। अब ये दशमलव को हटाएंगे तो यहाँ पे एक 0 हो जाएगा। अब ये हो गया 15, 30 को भागा देंगे 15 से तो ये 2 बार में कटेगा, तो ई सी बराबर आ गया 2, ये हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। ई सी बराबर 2 दिया हुआ है बी में, तो ये हो जाएगा इसका आंसर बी। आगे क्वेश्चन है कि मूल बिंदु से बिंदु P34 की दूरी है। मूल बिंदु से एक बिंदु दिया हुआ 34, इसकी दूरी क्या होगी ये निकालना है। तो हम जानते हैं कि मूल बिंदु जो होता है वो कहते हैं 0 0 को, मूल बिंदु होता है 0 0, मान लेते हैं इसको O। यहाँ से एक बिंदु है P दिया हुआ, ये है 34, तो यहाँ से इसकी दूरी क्या होगी। तो दूरी सूत्र से हम जानते हैं, दूरी सूत्र से O और P के बीच की दूरी जब निकालना है, ओ पी बराबर, इसको अगर हम x1 y1 मान लें और इसको x2 y2, तो दूरी सूत्र से क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और ये रूट में होता है। ये दूरी सूत्र से फॉर्मूला है, दूरी सूत्र से फॉर्मूला याद रखना होगा। ये दूरी यहाँ पे x2 है 3 और x1 है 0, तो x2 की जगह पे 3 रखेंगे, x1 की जगह पे 0 इसका स्क्वायर, प्लस y2 है 4 माइनस y1 है 0, तो 4 माइनस 0 का स्क्वायर। 3 में से जब 0 घटेगा तो 3 बच जाएगा, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 3 9, और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 16 और 9 हो जाएगा 25। 25 का वर्गमूल हो जाता है 5, तो यहाँ पे O से P की दूरी हो जाएगा 5, ये दिया है ऑप्शन डी में। इसमें दूरी सूत्र में एक चीज़ याद रखना है कि अगर मूल बिंदु से जब दूरी निकालने के लिए रहेगा तो इतना लंबा नहीं करके सीधा जो बिंदु दिया हुआ रहेगा मेरा, उसी का ही दोनों x1 और x2 मान करके दोनों का स्क्वायर करके जोड़ के और इसका वर्गमूल निकाल देंगे। जैसे यहाँ पे 3 और 4 दिया हुआ था, तो 3 का स्क्वायर 3 3 9 और 4 का स्क्वायर 16, दोनों को जोड़ के 25, 25 का वर्गमूल 5। तो इतना करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा अगर मूल बिंदु से दिया हुआ रहेगा दूरी निकालने का। तो अगला क्वेश्चन 17 में है कि बिंदुओं -5 7 और -1 3 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु है। अब यहाँ पे 2 बिंदु दिया हुआ है और इसके मिलाने वाला रेखाखंड का मध्य बिंदु क्या होगा ये निकालना है। तो मान लेते हैं कि एक बिंदु मेरा है ये है -5 7, दूसरा बिंदु B है, ये दिया हुआ -1 3। अब ये और B दोनों बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड ये भी हो गया। इसका मध्य बिंदु मान लेते हैं यहाँ पे है P, तो इसका निर्देशांक क्या, मध्य बिंदु क्या होगा ये निकालना है। तो इसको हम मान लिए कि इसका हो जाएगा ये x1 और y1, x1 y1 इसको हम मान लिए। अब मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने के लिए इसका
पहला जो बिंदु दिया हुआ है उसका ये हो गया, इसको जैसे ये x1 y1 इसको हम मान लेते हैं, ये हो गया xy इसको मानते हैं, ये x1 y1 और ये हो गया x2 y2। तो P जो मध्य बिंदु है उसका निर्देशांक निकालने के लिए ये x1 प्लस x2 बटे 2 और इसका y का निर्देशांक निकालने के लिए y1 प्लस y2 बटे 2, ये होता है मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने के लिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मध्य बिंदु P, इसका निर्देशांक का मान है xy के निर्देशांक होंगे। P का निर्देशांक क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई 2। अब यहाँ पे x1 है -5 प्लस x2 है -1 तो -1 बाई 2 और y1 है 7 प्लस y2 है 3 बाई 2। -5 प्लस गुने माइनस, ये हो जाएगा माइनस, तो 1 बाई 2 और ये 7 और 3 जोड़ेंगे तो 10 बटे 2। अब -5 और -1 हो जाएगा -6 बटे 2 और ये 10 बटे 2 है, इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 पचे 10, यहाँ पे 5, इसको भी काट देंगे हो जाएगा 3, तो आ गया बिंदु -3 और 5। तो -3 और 5 है सी में, इसका सही आंसर हो जाएगा सी। अठारह नंबर क्वेश्चन है, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में होती है कमी वृद्धि एक समान, इनमें से कोई नहीं। थीटा का मान जो है वो जब बढ़ेगा, अगर साइन, तो साइन थीटा का मान क्या होगा, जैसे साइन थीटा का मान अगर हम पहले लेंगे 0 डिग्री, फिर अगर लेते हैं 30 डिग्री, फिर अगर हम ले रहे हैं 90 डिग्री, अगर बढ़ते जा रहा है मान, तो साइन थीटा का मान क्या होगा, तो साइन 0 डिग्री का मान हो जाता है 0, 30 डिग्री का होता है 1/2, 90 डिग्री का होता है 1। तो थीटा का मान में जैसे जैसे वृद्धि होते जा रहा है तो साइन थीटा का मान भी बढ़ते जा रहा है, तो इसका हो जाएगा बी। थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा का मान में होती है क्या, वृद्धि होती है। 19 नंबर है, यदि साइन 2a बराबर 2 साइन a हो तो a का मान होगा। साइन 2a बराबर दिया हुआ है 2 साइन a, तो ये का क्या मान होगा, ए का किस मान के लिए ये कंडीशन सही हो सकता है। तो ए का मान अगर हम 0 लेकर के देखते हैं, पहले साइन ए बराबर 0 लेते हैं, तो साइन 2a बराबर हो जाएगा साइन 2 इंटू 0, तो ये हो जाएगा साइन 0 डिग्री। अब साइन 0 डिग्री का मान 0, और जब साइन इसको लेंगे 2 साइन ये, तो हो गया 2 इंटू साइन ए का हम 0 लेकर के चल रहे हैं अभी, तो साइन हो जाएगा यहाँ पे 0 डिग्री, तो 2 इंटू साइन 0 का मान होता है 0, तो 2 इंटू 0 ही हो जाएगा 0। तब लेफ्ट और राइट दोनों साइड 0 0 आ गया, कब, जब ए का मान हम लिए 0 डिग्री। तो साइन 2a बराबर 2 साइन ए कब होगा, जब ए का मान हो जाएगा 0। बीस में दिया है कि यदि 3 cot a बराबर 4 तो साइन ए बराबर क्या होगा। 3 cot a बराबर दिया हुआ है 4, जो दिया हुआ उसको हम पहले लिख लेते हैं। 3 cot a बराबर 4, इससे cot a बराबर क्या आ जाएगा, cot a बराबर हो जाएगा 4/3, ये 3 गुना में इधर आके भागम हो जाएगा, cot a बराबर हो गया 3। अब cot जो है वो हम जानते हैं कि tan का उल्टा होता है, tan का p/b होता है, तो cot का हो जाएगा b/p।
यानी कि यहाँ पे b का मान हो जाएगा 4 और p का मान हो जाएगा 3। 4b बराबर 4 और p बराबर हो गया 3। अब हमको मान निकालना है किसका, साइन का। तो साइन का होता है p/h, लंब बाय कर्ण। तो यहाँ पे लंब तो दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है, लेकिन कर्ण नहीं दिया हुआ। तो सबसे पहले हम कर्ण निकाल लेंगे जिसको h कहते हैं। तो h निकालने के लिए क्या है फॉर्मूला कि h बराबर होता है p² प्लस b², ये रूट में। तो h बराबर क्या हो जाएगा, p², p है 3 तो 3 का स्क्वायर प्लस b है 4, 4 का स्क्वायर, ये हो गया 9 और ये 16, 16 9 25, 25 का वर्गमूल हो गया 5। तो h मेरा निकल गया 5। अब हमको सम्मान निकालना था साइन ए का। तो साइन ए बराबर हो जाता है p/h, लंब बाय कर्ण। तो लंब है 3 और कर्ण आ गया 5, तो 3/5। ये है ऑप्शन बी में मेरा दिया हुआ। तो ऑप्शन बी इसका हो जाएगा सही। फिर 21 नंबर क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज ABC में AB बराबर 6√3 सेंटीमीटर, BC बराबर 6 सेंटीमीटर तथा AB बराबर 12 सेंटीमीटर है, तो कौन B बराबर होगा। कोई भी एक त्रिभुज है, मान लेते हैं कि ABC एक त्रिभुज दिया हुआ है ABC। इसमें AB दिया हुआ है 6√3, AB ये हो गया 6√3 सेंटीमीटर, BC है 6 सेंटीमीटर और AC है 12 सेंटीमीटर। तो कौन B कितना होगा, ये वाला कौन B जो है वो कितना होगा ये निकालना है। इसमें क्या करेंगे कि जो AC जो मेरा 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है उसका सभी भुजा का पहले स्क्वायर करके हम देखते हैं निकालने का। AC जो 12 दिया है तो AC का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर, ये हो गया 144। फिर AB दिया हुआ है 6√3, तो AB का भी स्क्वायर करेंगे। तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36 और √3 का स्क्वायर 3। इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 108। फिर BC दिया हुआ है 6, जब BC का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर, ये हो गया 36। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो सबसे ज़्यादा मान आया हुआ है मेरा 144, वो है AC का मान। और अन्य जो दो ठो भुजा बच गया AB और BC, वो दोनों को अगर हम जोड़ें तो AB² प्लस BC², अगर ये दोनों भुजा का वर्ग को हम जोड़ के देखते हैं तो ये है 108 और एक है 36। जब इसको जोड़ेंगे तो ये दोनों को हो जाएगा 144, जो कि एक भुजा जो AC का वर्ग है उसके बराबर है। यानी AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ये दोनों का जो स्क्वायर किया हुआ इसको जब जोड़ते हैं तो वो तीसरी भुजा AC का स्क्वायर के बराबर आ रहा है। इसका मतलब ये यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये दिया हुआ है जो तीसरी भुजा, इसको अगर हम कर्ण मान लें तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये हो गया कर्ण, सबसे बड़ी भुजा को कर्ण मान लिए, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ पे इसका मतलब ये हो जाएगा कौन मेरा 90 डिग्री, कौन बी ये हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से कौन बी हो जाएगा समकोण, ये 90 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक मीनार की छाया की लंबाई बढ़ रही है, तो सूर्य का उन्नयन कोण बढ़ेगा या घटेगा या अपरिवर्तित रहेगा। एक मीनार दिया हुआ सबसे पहले, इसकी छाया की लंबाई मान लेते हैं ये AB है मीनार और इसकी छाया की लंबाई है भैया ए से, ये मेरा हो गया छाया इसका BC, ये है मीनार। इधर सूरज का रोशनी पड़ रहा है, इसका छाया इधर बन रहा है। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि एक मीनार की छाया की लंबाई बढ़ रही है, मतलब ये BC जो था ये इसकी लंबाई, छाया की लंबाई बढ़ करके यहाँ तक पहुँच गया ये। तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा कि अपरिवर्तित रहेगा। जब ये BC मेरा था छाया, उस समय सूर्य का उन्नयन कोण मेरा ये मान लेते हैं ये थीटा है।
उस समय ये है सूर्य का ओनियन कोण। अब जब ये छाया की लंबाई यहाँ से बढ़ के यहाँ तक आ गया, तब सूर्य का ओनियन कोण क्या होगा, तो ये हो गया, जब लंबाई बढ़ गया तो सूर्य का ओनियन कोण हो गया अब मेरा ये। तो अब जैसे जैसे दूरी बढ़ते जाएगा वैसे वैसे ये कोण घटते जाएगा। तो थीटा का मान जो है वो, सूर्य का ओनियन कोण जो है वो अब यहाँ पे घट जाएगा, और ये दूर चल जाएगा जब छाया का लंबाई, तो और भी छोटा हो जाएगा कोण। जितना नज़दीक आते जाता है उतना ये कोण बढ़ते जाएगा, और जितना दूर जाता है उतना घटते जाता है। तो जब छाया की लंबाई बढ़ते जा रहा है तो इसका ओनियन कोण घटते जाएगा, तो ये हो जाएगा घटेगा, या परिवर्तित नहीं मारना है। अगला क्वेश्चन 26 नंबर में है, 23 नंबर, कि किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी। इसको देख करके क्वेश्चन तुरंत अनंत नहीं मार देना है, ये मान लेते हैं कोई भी एक वृत्त हो गया। इसमें दिया है कि किसी भी वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा, बाह्य बिंदु मान लेते हैं, यहाँ पर एक बाह्य बिंदु है, यहाँ से स्पर्श रेखा जब इस वृत्त पर खींचेंगे तो उसकी संख्या कितनी होगी, अनंत, 1 2 3। स्पर्श रेखा इस पर खींचते हैं, ये हो गया, एक हो गया स्पर्श रेखा, ये बाह्य बिंदु मान लेते हैं पी से स्पर्श रेखा पी ए पी बी। इसके अलावा और भी कोई स्पर्श रेखा हम इस वृत्त पर बाह्य बिंदु से नहीं खींच सकते हैं, यानी कि अगर इधर खींचेंगे तो वो इस वृत्त को टच करते हुए नहीं जाएगा, तो स्पर्श रेखा नहीं होगा। अगर इस बिंदु से अंदर ले आते हैं तो इस वृत्त को कट कर देगा, काटेगा यहाँ पर, तो वो स्पर्श रेखा नहीं, वो छेदक रेखा हो जाएगा। इसीलिए कोई भी वृत्त में बाह्य बिंदु से अधिकतम 2 ही स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी सही, 2 बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। इसमें और 2-3 तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है। एक दे देता है कि किसी भी वृत्त की स्पर्श रेखाओं की संख्या हो सकती है। अगर सिर्फ स्पर्श रेखा दे दिया तो इसका आंसर हो जाएगा अनंत, क्योंकि कोई भी वृत्त का अनंत स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। ऐसे करके जितना भी हम चाहें उतना स्पर्श रेखा खींच सकते हैं इस पर। इसलिए अगर सिर्फ देगा कि किसी वृत्त का कितने स्पर्श रेखाएं हो सकती है तो हो जाएगा अनंत। दूसरा क्वेश्चन क्या देता है कि किसी भी वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। अगर ये क्वेश्चन दे दिया तो उसका भी आंसर होगा सिर्फ 2, क्योंकि समांतर स्पर्श रेखा, समांतर भी होना चाहिए और स्पर्श रेखा भी। तो ये स्पर्श रेखा और एक ये स्पर्श रेखा हो गया, यही दोनों समांतर स्पर्श हो सकता है। बाकी और भी इसमें रेखा खींचेंगे तो वो समांतर नहीं होगा। रेखा स्पर्श वाला और खींच सकते हैं लेकिन समांतर नहीं होगा। तो इसीलिए अगर दे दिया कि कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं तो 2। अगर सिर्फ दे दिया कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है तो अनंत। अगर दे दिया कि किसी बाह्य बिंदु से एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं तो इसका भी आंसर हो जाएगा 2। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको अच्छे से दिमाग में बैठा करके रख लेना है। आगे है क्वेश्चन नंबर 24। आर त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण P डिग्री है होगा। यहाँ पे एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है जिसका त्रिज्या दिया हुआ है कैपिटल R और कोण दिया हुआ है P डिग्री। मतलब कि ये अगर हम वृत्त ले लें तो इसका यहाँ पे कोण दिया है P डिग्री और त्रिज्या दिया है R। तो इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है पाई R स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। इस फॉर्मूला को याद रख लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आएगा ही आएगा। तो ये हो गया पाई R स्क्वायर थीटा बटे 360 फॉर्मूला है ये। अब इसमें पाई का जो मान है वो तो पाई ही रहेगा। R जो त्रिज्या है उसके जगह पे यहाँ पे दिया है कि त्रिज्या है R, कैपिटल R। तो जो त्रिज्या का स्क्वायर होता है वहाँ पे कैपिटल R का स्क्वायर करेंगे। थीटा का मान दिया हुआ यहाँ पे कोण दिया है P डिग्री, तो ये हो जाएगा P यहाँ पे।
बटे 360 होता है फॉर्मूला, तो ये हो गया 360 डिग्री। तो क्या हो गया मेरा आंसर, पाई आर कैपिटल आर स्क्वायर पी बटे 360। पाई कैपिटल आर स्क्वायर पी बटे 180 है, ये नहीं होगा। पाई कैपिटल आर स्क्वायर पी बटे 360, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही। ये बहुत आसान है, सिर्फ ये इसको गड़बड़ाना नहीं है। 25 में दिया है कि एक घनाभ के कोरों की लंबाइयाँ क्रमशः 3, 4 और 12 सेंटीमीटर है, तो घनाभ के विकर्ण की लंबाई होगी। एक घनाभ का कोरों की लंबाई मतलब ये हो गया कोरक, जहाँ पे दो सतह मिलता है वहीं पे कोर बनता है। तो ये हो गया कोरों की लंबाई 3 ये हो गया, मान लेते हैं इसका लंबाई, इसको मान लिए इसका चौड़ाई 4 हो गया, और ये ऊंचाई मान लिए 12 हो गया। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों दिया हुआ है, तो इसका पूछ रहा है कि विकर्ण की लंबाई क्या होगा। तो घनाभ के विकर्ण, यहाँ पे लंबाई दिया हुआ है एल बराबर 3 सेंटीमीटर, चौड़ाई बी बराबर दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, और ऊंचाई एच बराबर दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। तीनों चीज़ दिया हुआ है। अब इसमें निकालना है हमको कि घनाभ के विकर्ण की लंबाई। तो घनाभ के विकर्ण विकर्ण को डी से डिनोट करते हैं, तो विकर्ण बराबर होता है फॉर्मूला रूट में हो जाएगा ये एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो ये एल है 3, तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर, प्लस बी 4 है तो 4 का स्क्वायर, प्लस एच 12 है तो हो जाएगा 12 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 9, 16 और ये हो जाएगा 144। तीनों को हम जोड़ देंगे तो हो जाएगा 169। 169 का वर्गमूल होता है 13। तो घनाभ के विकर्ण की लंबाई हो जाएगा यहाँ पे 13 ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 26 में संचय बारंबारता वक्र कहलाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर हर बार पूछता ही है। संचय बारंबारता का जो वक्र होता है वो कहलाता है त्वरण। इसको याद रख लेना है कि संचय बारंबारता का वक्र त्वरण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 27 में है वर्ग अंतराल 15 से 25 का वर्ग चिन्ह होगा। एक वर्ग अंतराल दिया हुआ है 15 से 25, इसका वर्ग चिन्ह क्या होगा ये निकालना है। तो वर्ग चिन्ह बराबर होता है, फॉर्मूला है इसका, वर्ग चिन्ह बराबर वर्ग अंतराल जो दिया है इसमें एक होता है निम्न सीमा और एक होता है उच्च सीमा। कम वाला जो मान रहता है वो निम्न सीमा कहलाता है, ज़्यादा मान वाला कहलाता है उच्च सीमा। तो वर्ग चिन्ह बराबर हो जाता है निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा, निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे 2। निम्न सीमा है 15 प्लस उच्च सीमा है 25 बटे 2। 15 और 25 हो जाएगा 40 बटे 2, इसको काट देंगे, ये हो जाएगा 20। तो इसका ऑप्शन डी है 20, ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 में है प्रथम 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं का माध्य होगा। प्रथम 3 क्रमागत मतलब पहला 3 और लगातार 3 होना चाहिए। पूर्ण संख्याओं का माध्य, पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होता है ये याद रखना पड़ेगा, तभी हम प्रथम 3 क्रमागत निकालेंगे। तो प्राकृत संख्या जो है वो 1 से शुरू होता है। अगर प्राकृत संख्या का कहीं पूछ देता तो प्राकृत संख्या शुरू होता है 1 से, 1, 2, 3, 4। और पूर्ण संख्या जो है वो शुरू होता है 0 से, 0, 1, 2, 3, 4 ये बढ़ेगा। प्राकृत में जब 0 भी शामिल कर लेंगे तो वही हो जाएगा पूर्ण संख्या। तो प्रथम 3 लेना है और क्रमागत लेना है। तो प्रथम 3 क्रमागत पूर्ण संख्या में क्या क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा 0, एक 1 और एक 2। इसका माध्य निकालना है। तो इसके माध्य निकालने के लिए ये तीनों को जोड़ करके, और जब ये 3 संख्या का माध्य निकालने बोल रहा है तो ये तीनों को जोड़ करके और 3 से भागा दे देंगे। तो इसका माध्य क्या हो जाएगा 0 + 1 + 2, 0, 1, 2 यही हो गया प्रथम 3 लगातार
पूर्ण संख्या। अब तीनों को जोड़ दिए और इसको भागा दे देंगे 3 से, तो 2 और 1 3 हो जाएगा, 3/3 ये हो जाएगा 1। यह है ऑप्शन बी में दिया हुआ, तो सही आंसर हो जाएगा। 29 नंबर में क्वेश्चन है, किसी घटना की प्रायिकता डैश से बड़ी या उसके बराबर होती है। कोई भी घटना जो है उसका जो प्रायिकता निकालते हैं वो किस से बड़ी या उसके बराबर होती है। तो किसी भी घटना की प्रायिकता का हम लोग जानते हैं फॉर्मूला, अगर कोई भी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट पी जो है वो 0 से ग्रेटर देन इक्वल्स टू होता है या तो और 1 से लेस देन इक्वल्स टू होता है। मतलब कोई भी घटना जो है वो 0 हो सकती है या तो फिर 0 से बड़ी उसका मान, या तो फिर 1 या तो 1 से छोटी। यानी किसी भी घटना का प्रायिकता 0 और 1 के बीच होता है, जिसमें 1 भी हो सकता है 0 भी हो सकता है। अगर किसी भी घटना कन्फर्म है कि ये घटेगा ही घटेगा तो उसका प्रायिकता होता है 1, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। और किसी घटना का कन्फर्म है कि ये हो ही नहीं सकता है, जैसे कि सूर्य कभी पश्चिम में नहीं उग सकता है, ये घटना कन्फर्म है कि ऐसा नहीं हो सकता है, तो उसका प्रायिकता सूर्य को पश्चिम में उगने का प्रायिकता हो जाएगा 0। तो कोई भी घटना होता है उसका प्रायिकता 0 और 1 के बीच ही होता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि किसी भी घटना की प्रायिकता जो है वो किस संख्या से बड़ी या उसके बराबर होती है। तो एक बराबर तो 1 के भी होती है और 0 के भी बराबर, लेकिन किससे बड़ी, बड़ी वाला यहाँ पे मेन ध्यान रखना है। बराबर तो 1 के भी बराबर हो सकता है और 0 के भी बराबर हो सकता है, लेकिन 1 से बड़ा तो नहीं हो सकता है, इसीलिए यहाँ पे 1 नहीं देना है। 0 से बड़ा हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है और 0 के बराबर भी हो सकता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 0, ऑप्शन सी। अगला है, एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता होगी। पासा कहते हैं लूडो का गोटी को। लूडो को गोटी को जो फेंकते हैं तो उसमें 1 से लेकर के 6 तक बिंदु दिया हुआ रहता है। तो 1 से 6 के बीच में कुछ भी आ सकता है, 3 4 5 6। लूडो को गोटी को फेंकने से 1 से 6 तक में कुछ भी मान आ सकता है। तो यहाँ पे हमको प्रायिकता निकालना है कि 4 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता क्या है। 4 से बड़ी तो 1 2 3 ये सब 4 से तो बड़ी नहीं है, 4 ये जो है वो 4 के बराबर है। तो 4 से बड़ी का लेना है हमको, 4 के बराबर तक भी नहीं लेना है, 4 से बड़ी का सिर्फ पूछ रहा है। तो इसमें सिर्फ 5 और 6 को शामिल करेंगे हम, 4 को इसमें नहीं शामिल करेंगे। अगर रहता 4 के बराबर या 4 से बड़ी तो इसको भी लेते, लेकिन सिर्फ 4 से बड़ी संख्या आने का प्रायिकता पूछ रहा है तो 4 से बड़ी को ही लेंगे। तो 4 से बड़ी हो गया 5 और 6। तो इस घटना का प्रायिकता क्या हो जाएगा, इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो है वो 4 से बड़ी आने का क्या हो जाएगा, कुल संख्या इसका 1 से 6 के बीच में कुछ भी आ सकता है, तो ये हो जाएगा यहाँ 6। और उसमें से हमको पूछ रहा है कि 4 से बड़ी आने की प्रायिकता क्या, 4 से बड़ी आने का 2 ही चांस है, एक 5 आ जाए या तो 6 आ जाए। तो 5 और 6 ये 2 ही है मेरे फेवर में, तो ऊपर में हो जाएगा 2। जब इसको काटेंगे तो हो जाएगा 2 3 6 1/3। तो 4 से बड़ी संख्या आने का प्रायिकता हो गया 1/3। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी सही। तो ये 30 VVI क्वेश्चन है, वो MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 2025 के लिए है। आगे और भी इस तरह का सेट डालेंगे हम, लेकिन अभी पहले ये सेट को एक बार समझ लेने के बाद दूसरा बार फिर से अपने से ही कोशिश करना है बनाने का। आंसर बाद में देखना है, पहले क्वेश्चन को जैसे ही आता है वीडियो को पॉज करके खुद से बनाना है, और उसके बाद देखना है कि मेरा बनाया हुआ से मिल रहा है या नहीं। आगे फिर दूसरा सेट कुछ ही दिन में अपलोड करेंगे। बाकी अपना तैयारी में जुड़े रहना है। धन्यवाद। Thank you.